नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सभी भाई बहन और गृहिणियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी से वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं निवेदन करता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए। इससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, इसके आपका जो मस्तिष्क पटल पर कुछ सवाल इकट्ठे होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये संकलन है। इसके 2 पार्ट पहले ही हम जो अपलोड कर चुके हैं। एनवायरनमेंट का पार्ट फर्स्ट, जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं, और पार्ट सेकंड, जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं, और ये पार्ट थर्ड है दोस्तों, इसमें भी 100 क्वेश्चंस हैं। तो एनवायरनमेंट का जो है ये निचोड़ है पूरा। ये 300 प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं बार बार, चाहे आप रीट दे रहे हो, चाहे आप जो है यूपी टेट दे रहे हो, चाहे आप सुपर टेट दे रहे हो यूपी का, या किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप दे रहे हैं टीचिंग से संबंधित, तो डेफिनेटली ये प्रश्न आपके लिए रामबाण है। इन प्रश्नों में से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को हमेशा मिलते हैं। इन 300 प्रश्नों को अगर आप तैयार करके जाते हैं, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को फतेह कर डालते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और साथ में अपने 3 दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऑलवेज़ की तरह हम आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो है लेकर आए हैं, और अपना प्यार बनाए रखने के लिए रॉयल एकेडमी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। चलिए दोस्तों, आपके माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसने जो दिया है? तो जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण होता है, यह कहा है ए फिटिंग ने। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो दोस्तों, भूमि भौतिक वातावरण का जो तत्व है, मृदा भौतिक वातावरण का तत्व है, और खनिज भी भौतिक वातावरण का तत्व है। परंतु दोस्तों, बस्तियां जो है यह भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि सतत व स्थायी विकास एवं प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। सतत और स्थायी विकास, तो ये जो है नवनियतिवादी अवधारणा जो है, यह सतत और स्थायी विकास की अवधारणा से संबंध रखती है। कौन सी? नवनियतिवादी अवधारणा। तो दोस्तों, नवनियतिवादी अवधारणा जो है यह कहती है कि हमको जो सतत और स्थायी विकास की तरफ उन्मुख होना चाहिए। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जाता है जहाँ प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो यह जो कहा जाता है, उस क्षेत्र को वन्य क्षेत्र कहा जाता है, तो जहाँ पे मानव के द्वारा 50% से कम क्रियाविधि की हो। मान लीजिए कोई जंगल है और इसमें मानव ने 50% से ज़्यादा घेर लिया है, तो फिर उसको वन नहीं कहा जाएगा। मानव को इस पूरे एरिया का 50% से कम को ही आच्छादित करना चाहिए। तो जो मानव 50% से कम जो यदि उस क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप करता है, तो फिर इस क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो भाई, पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो कार्ल रिटर थे प्रतिपादक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 में किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है सतत विकास का। जो 2002 को सतत विकास का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों, आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को? आसान है प्रश्न, तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी ये बहुत आता है। तो ये 5 जून को होता है। और दोस्तों, 21 मार्च को होता है विश्व वानिकी दिवस। और दोस्तों, 23 दिसंबर को होता है जो किसान दिवस। अगला प्रश्न, निम्न में किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? तो गरीबी कम करने से जो पर्यावरणीय सुरक्षा का कोई संबंध नहीं है भाई। धारणीय विकास होना चाहिए, वातानुकूलन होना चाहिए, कागज के थैलों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन गरीबी कम करने जो पर्यावरणीय सुरक्षा का संबंध नहीं है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए 33%। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का जो निष्कासन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो पेड़ पौधे भोजन की तरह यूज करते हैं, और ऑक्सीजन जो है उसको क्या करते हैं? उसको प्रोवाइड करते हैं। और किस क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है?
तो किसी भी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए भाई। इससे अगर 4 से कम जाता है, 3 डिग्री जाता है, 2 डिग्री जाता है, 1 डिग्री जाता है, तो वहाँ पर कोई पौधा नहीं उगेगा। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। और भारत में अधिकतम जो वन आच्छादन कौन सा है? तो आरक्षित वन जो हैं ये भारत में सर्वाधिक आच्छादित हैं। तो भारत में अधिकतम जो वन आच्छादन पाया जाता है वह आरक्षित वन क्षेत्रों में पाया जाता है। और निम्न में किसको हरा सोना कहते हैं? तो वन को जो हरा सोना कहा जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन होता है? तो राज्य सरकार होती है। और वन महोत्सव जो है पेड़ लगाने से संबंधित है। और मित्रों जो सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों के ढलान पर की जाती है सोपान कृषि। और दोस्तों एक होती है झूम कृषि। झूम कृषि को अगर मलेशिया वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे लदांग कहते हैं, और हमारे यहाँ झूम कृषि कहते हैं। इस झूम कृषि में क्या होता है कि जहाँ पे वनाच्छादित क्षेत्र है उसमें उन पेड़ों को वहीं पे गिरा देते हैं, और वहाँ पे गिरा के उस मिट्टी को थोड़ा हिला देते हैं और उसमें बीज रोपित कर देते हैं। उसको जोता नहीं जाता है और वनों को काट के फेंका नहीं जाता है। उन जो वनस्पतियों की टहनियों को वहीं पे जो है गिरा दिया जाता है, और वहीं पे उसको मिट्टी को हिला के बीजारोपण कर देते हैं। और दोस्तों फिर वहाँ पे फसल का उत्पादन किया जाता है। और जब वहाँ पे 2-3 बार खेती कर ली जाती है तो फिर अन्य क्षेत्र पर ऐसा किया जाता है। फिर से भूमि पर जो वनस्पति उगी हैं उनको वहीं पर गिरा दिया जाता है। ये खाद के रूप में काम में आ जाती है और उसमें बीज बो दिया जाता है। इसको जोता नहीं जाता है। तो ये झूम कृषि होती है, जिसका दूसरा नाम लदांग भी है। और पहाड़ों के ढलान पर होती है सोपान कृषि। यहाँ पे जो है क्या करते हैं, सीढ़ीदार खेत जो बनाए जाते हैं। पहाड़ों पर कैसे खेत बनाए जाते हैं? सीढ़ीदार खेत, और तब वहाँ पे खेती की जाती है। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है तो भाई जल एक प्राकृतिक संसाधन है, ऊर्जा भी एक प्राकृतिक संसाधन है, भूमि भी, लेकिन इमारत तो हमारी मैनमेड संसाधन है, हम बनाते हैं। प्राकृतिक संसाधन इमारत नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण है। तो बेहतरीन कारण जो प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का जो नहीं है, तो भाई देखो जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से होते हैं, और वन्य जीवों के शिकार से भी प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते हैं। लेकिन भूकंप से प्राकृतिक संसाधनों पर इतना कोई असर नहीं पड़ता है। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। तो भाई अनुकूलन होना चाहिए पर्यावरण के साथ में, परिवर्तनशीलता भी पर्यावरण की होती है और पार्थिव एकता भी पर्यावरण की होती है, परंतु जनसंख्या वृद्धि जो है मूलभूत संकल्पना नहीं है पर्यावरण की। तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो भाई देखो तथ्यात्मक पर्यावरण की बात करते हैं तो इसमें उच्चावच भी होता है, इसमें जल प्रवाह भी होता है, भूमि का रक्षण भी होता है। तो अर्थात इसके सभी ऑप्शन सही हैं। तथ्यात्मक पर्यावरण में उच्चावच भी होता है, जल प्रवाह भी होता है और भूमि क्षरण भी होता है। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों सूर्य से। और नगरों में पर्याप्त असंतुलन होता है। तो देखो मल निकासी से, आवासीय समस्या से और जलाऊ लकड़ी से, इन तीनों कारणों से जो है नगरों में पर्यावरण क्या होता है? संतुलित होता है। और अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची क्या है? तो भाई पर्यावरण अवनयन बोल दो, या पर्यावरण निम्नीकरण बोल दो, या पर्यावरण अपकर्ष बोल दो, ये सभी जो है पर्यावरण ह्रास के जो है पर्यायवाची ही हैं। मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है। तो भाई मरुस्थलीकरण से जो है पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। आगे है नगरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? तो भाई देखो नगरीकरण से जल प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। तो नगरीकरण से उपरोक्त सभी जो प्रभाव पड़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि पर्यावरण किससे बनता है? तो भाई देखो पर्यावरण जो जीवीय घटकों से बनता है, अजीवीय घटकों से बनता है और भू आकृतिक घटकों से भी बनता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? तो भाई पर्यावरण का प्रत्येक भाग जो पारिस्थितिकी कारक कहलाता है। पर्यावरण का प्रत्येक भाग पारिस्थितिकी कारक कहलाता है। और अगला जो प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये बेंगलोर में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की अगर बात करें
तो विज्ञान केंद्र जो कहाँ है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, ये बेंगलोर में है। और बेंगलोर किसकी राजधानी है, कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं, तो एक जैविक होता है और एक अजैविक होता है। पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद कौन थे, तो पारिस्थितिकी जो शब्द दिया था वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। और अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र बोला था एजी टांसले ने जो है पारिस्थितिकी तंत्र नामक शब्द दिया था। उसके बाद में डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है भाई उत्परिवर्तन पर। और विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत विज्ञान एवं विभिन्न जीवों का अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंदर यानी इकोलॉजी के अंदर विज्ञान की जो शाखा है इकोलॉजी, इसके अंदर पर्यावरण और उसके विभिन्न घटकों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह होता है दोस्तों वातावरण। पारिस्थितिकी विज्ञान में जो अध्ययन होता है वो किसका होता है, वातावरण का अध्ययन होता है। और दोस्तों ये है कि विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास स्थायी है, यानी कि वहाँ पे मानव के रहने के लिए उचित स्थिति नहीं है, उसको एक्यूमेन कहते हैं। यहाँ पर मानव के रहने के लिए उचित स्थितियाँ नहीं हैं एक्यूमेन पर, उसको एक्यूमेन जगह बोलते हैं। और आपका जो अगला प्रश्न है वह है पर्यावरण प्रतिफल है, तो भाई जैविक तत्व का है, भौतिक तत्व का है, अजैविक तत्व का है, तो उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सबसे पहले पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, तो ये चार्ल्स एल्टन ने जो सबसे पहले पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना की थी। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, तो भाई वनों का काटना थोड़ी ना पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा, जबकि वनों को आप और उगाइए, वनों का रोपण कीजिए तब पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित होगा। वन रोपण से होता है, वर्षा जल प्रबंधन से भी पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित होता है, जैव भंडार से भी संतुलित होता है। और उसके पश्चात में आपका प्रश्न है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है, तो भाई वनोन्मूलन जो है। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो सीधा होता है। और दोस्तों जो अगला प्रश्न है वह है कि पारिस्थितिकी जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य का जो अंतर संबंध है ये कहता है कि पारिस्थितिकी जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य में एक अंतर संबंध होता है, इसको जो कहा जाता है पीडी शर्मा ने कहा है। ये किसने कहा है, पीडी शर्मा। और अगला जो प्रश्न है पारिस्थितिकी के बीच अन्योन्य क्रिया का विज्ञान है, तो भाई पारिस्थितिकी के बीच में जो अन्योन्य क्रियाओं का विज्ञान है, देखो पारिस्थितिकी के बीच में व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया होती है, एक जनसंख्या होती है और एक समुदाय होता है, तो उपरोक्त सभी आपके सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है विज्ञान की वह शाखा जो पादप और प्राणियों के वातावरण में संबंध दर्शाती है, तो वही तो पारिस्थितिकी होती है। पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई 3 प्रकार के होते हैं। उसके पश्चात में पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकी कारकों को क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं पृथ्वी की आकृति की बात आ रही है ना, तो मृदीय जो पारिस्थितिकी कारक जो होते हैं पृथ्वी की आकृति से संबंधित होते हैं। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तो भैया समुद्र का होता है, सबसे स्थायी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो किसका होता है, समुद्र का होता है। और उसके बाद में प्रश्न है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को ही तो पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं, यानी कि इतनी भूमि तो व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए रहने के लिए, तो उसको पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। और अगला जो प्रश्न है वह पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो भाई पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है मिट्टी। पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वह मिट्टी है। कौन जीवीय कारक नहीं है, तो सूक्ष्म जीव नहीं है क्या, जंतु नहीं है क्या, या पेड़ पौधे कारक नहीं है, तो भाई ये कहता है कौन जीवीय कारक नहीं है, तो जो पेड़ पौधे हैं ये जीवीय कारक नहीं है। सॉरी दोस्तों, चौथा आंसर हम जो ऑप्शन देखना भूल गए थे, इसमें पेड़ पौधे तो जीवीय कारक हैं, जंतु जीवीय कारक हैं, सूक्ष्म जीव भी जीवीय कारक हैं, लेकिन प्रस्तर का मतलब होता पत्थर, ये जैविक कारक नहीं है। दोस्तों अपनी गलती को सुधारते हुए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु होते हैं ये सभी जैविक कारक होते हैं, ये सभी
जैविक कारक होते हैं या जैवीय घटक होते हैं। तो प्रस्तर या पत्थर जो है जीवीय कारक नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भाई प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? तो जलकुंभी बहुत तेजी से करती है। इसने कोलेरू झील, हुसैन सागर झील और इसने ये बंगाल का आतंकवादी है। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर जो बनता है, बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्रों को मिलाकर बना देते हैं जैवमंडल। और अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से क्या काम करता है? तो भाई पर्णहरित जो रहता है क्लोरोफिल, यह प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में काम करता है। और अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तरित यानी कि लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो दोस्तों यह तालाब जो एक लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। और अगला प्रश्न आपका कि निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशी प्रवाह दर्शाता है? तो भाई ऊर्जा जो है ना, ये पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशा में ही चलती है, यानी पहले ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, तीसरे ऊर्जा स्तर में, चतुर्थ ऊर्जा स्तर में एक ही दिशा में ऊर्जा का गमन होता है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में। और जो अगला प्रश्न है वह है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है? तो भाई ये है सर्वाहारी को। जो सबको निगल जाए वही सर्वाहारी होता है, तो इसको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। और अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मूल तत्व पत्ते के हरे वर्ण में स्थित होता है? तो भाई देखो, ये कहता है कि मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित होता है। तो हरे वर्णक में जो स्थित होता है वो होता है आपका मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। जो पत्ते के हरे वर्णक में स्थित होता है वो मैग्नीशियम होता है, Mg। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि इस निम्न में सबसे अधिक स्थिर पारतंत्र कौन है? तो भाई समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरित लवक में होती है। प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है। यही तो तंत्र की स्वयं संतुलितता के आधार पर प्राकृतिक तंत्र का विकास को हम सुनिश्चित करते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सी कार्यात्मक इकाई नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में भाई उत्पादक होते हैं, अवसादीकरण होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। दोस्तों इसका जो उत्पादकता होती है पारिस्थितिकी तंत्र की, कौन सी कार्यात्मक इकाई नहीं है पूछा है, तो उत्पादकता होती है पारिस्थितिकी तंत्र में। स्तरीकरण भी होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, स्तर अलग अलग डिफाइन होते हैं। उसके बाद ऊर्जा का प्रवाह भी होता है, लेकिन अवसादीकरण नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा सही। अवसादीकरण नहीं होता। अगला प्रश्न है कि हम चारों ओर जिन दिशाओं में से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है, वही तो पर्यावरण कहलाता है। और अगला प्रश्न है कि वैश्विक पर्यावरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो हैं वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये विषुवत रेखा के आसपास में पाए जाते हैं, 23.5 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री इधर। इसमें सर्वाधिक विश्व की जो धूप पड़ती है, तो यहीं पे ज़्यादा पानी भी बरसता है और यहीं पे ज़्यादा जो गर्मी भी पड़ती है, और इसी में पैदा होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और जी अगला सवाल है आपका, खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव है। तो खनिजों का जो है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है पर्यावरण का, धूल से प्रदूषण भी होता है और भूस्खलन में वृद्धि भी होती है। और ये दोस्तों इसका जो ये खनिज नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये सवाल ही गलत है, समझे। तो इस सवाल को हम छोड़ देते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। खनिजों का उपयोग होता है, तो खनिजों का उपयोग तो औषधि बनाने में भी होता है और भोजनों में भी होता है और भवन निर्माण में भी खनिजों का उपयोग होता है। और अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करती हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका जो निकोलस का। यह कथन निकोलस का है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है, ये बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन है जे.एस. रास का। जे.एस. रास ने कथन दिया है कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। और अगला है, पर्यावरण विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी, तो विलियम हेवेट ने की थी। भाई विलियम हेवेट ने जो पर्यावरण जागरूकता की जो शुरुआत की और बहुत ही नेक काम किया। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का जैविक कारक कौन है? तो भाई
जो वनस्पति है ये जैविक कारक है। मैंने बताया पेड़ पौधे वनस्पति ये सब जैविक हैं, और बाकी वायु, तापमान, मृदा ये सब अजैविक कारक हैं। उसके बाद में प्रश्न है पर्यावरण का अधिकार है, पर्यावरण पर अधिकार किसका है? तो मानव का अधिकार है भाई। पर्यावरण पर किसका अधिकार है? समस्त रूप से मानव ने ही अधिकार कर रखा है। और जो अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में सम्मिलित है, तो पर्यावरण में तो दोस्तों जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल सभी सम्मिलित है। और अगला प्रश्न है पर्यावरण का तत्व है। देखिए जो जल है वह भी पर्यावरण का तत्व है, वायु भी और मिट्टी भी पर्यावरण की तत्व है। और अगला है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। भाई पर्यावरण जो है ये बहु अनुशासनिक जो है, जो इसकी प्रकृति जो है, पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वह बहु अनुशासनिक है। और अगला प्रश्न है कि रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरणीय शिक्षा की एक प्रमुख जो है विधि है जो आधारित है। तो ये रंग, पर्यावरण और स्वास्थ्य जो है ये दोस्तों प्रदर्शनी पर आधारित है। और दोस्तों ये जो पर्यावरण निश्चयवादी के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रिटर थे पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक। और पर्यावरण में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा तरीका है तो ये है जो जल विद्युत। इससे आप धारणीय विकास का अर्थ होता है कि इस एक चीज़ का विकास हो तो उसका दूसरे जीवन के पहलुओं पर कोई असर ना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं? धारणीय विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों आदि सिनेमा द्वारा दी जाने वाली जो शिक्षाएं हैं वो किस प्रकार की हैं? तो ये तो अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षाएं हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, जहाँ पे नियम कड़े कानून नहीं होते हैं, वो अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा होती है। तो दूरदर्शन देखते समय रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठी और सिनेमा द्वारा जब आप देखते हैं तो क्या वहाँ पे मास्टर डंडा लेके बैठता है? नहीं बैठता है। तो ये अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा, आप लेट के देखो, बैठ के देखो, है ना, कूद के देखो, सीटी मारो, तो ये सब जो अनौपचारिक कार्य हैं। लेकिन जो स्कूल में शिक्षा दी जाएगी वो आपकी औपचारिक हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे नियम और कानून होते हैं, स्कूल के कुछ रेगुलेशंस, रूल्स होते हैं। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं उसी को तो पर्यावरण कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे? भाई जल, वायु, मृदा सभी पर्यावरण के घटक हैं। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? तो भाई जलवायु भी है पर्यावरण कारक, भौगोलिक स्थिति भी और वनस्पति भी, ये सब पर्यावरण के कारक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का सीरीज है और इसमें से आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं? तो भाई भौगोलिक अध्ययन की बात करें तो हमारे पास में जो 2 पर्यावरण के जो है प्रकार शामिल हैं। मृत जीवी जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करते हैं? तो भाई मरे हुए और अपघटित पदार्थों पर ही मृत जीवी जो निर्भर करते हैं। शेर पक्षी, सांप और वृक्ष कैसे हैं? भाई सभी सांस लेने वाले, सभी जीवित जैविक हैं, तो जैविक कारक हैं। और दूसरा ऑप्शन है एक ही खाद्य श्रृंखला है? नहीं जी, एक खाद्य श्रृंखला नहीं है। शेर, पक्षी, सांप और वृक्ष ये अलग अलग। देखिए वृक्ष जो है वो आ गया आपका उत्पादक में, उसके बाद वृक्षों पर कौन रहते हैं? पक्षी रहते हैं, ये आ गया आपका प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद पक्षियों को कौन खा जाता है? पक्षियों को सांप खा जाता है, तो ये आ गया जो है द्वितीयक उपभोक्ता, ये तीसरा खाद्य स्तर है। और उसके बाद में सांप को भी खा जाता है कौन? शेर, तो ये आ गया चतुर्थ पोषण स्तर, यानी ये सर्वाहारी में स्तर में आ गया। तो ये जैविक कारक है, एक ही खाद्य श्रृंखला के नहीं है। और कह रहा है कि जैविक और अजैविक कारक दोनों हैं? नहीं, सभी जैविक कारक हैं दोस्तों, क्योंकि वृक्ष भी जैविक कारक ही होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि वे जीव जो अपना आहार और जीवन निर्वाह के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं वही तो परजीवी होते हैं। जो दूसरों का पर खाने के लिए निर्भर करेंगे वो परजीवी होंगे। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, तो ये लाइकेन होते हैं और ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो भाई ऑक्सीजन निकलती है। और खाई क्या जाती है पौधों के द्वारा? वो कार्बन डाइऑक्साइड को खाते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक क्या है? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। फिर बोलता पर्णहरिम में कौन सा रासायनिक तत्व होता है? तो पर्णहरिम जो होता है उसमें मैग्नीशियम होता है सर्वाधिक।
तो रासायनिक तत्व जो उपलब्ध ही मैग्नीशियम होता है और कोई नहीं होता है। पर्णहरित में क्लोरोफिल में कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं कहलाती है, यही तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? फोटोसिंथेसिस कहते हैं और हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जो अगला प्रश्न है वह है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस गैस का जो उपयोग होता है? तो ये उपयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। और दोस्तों ये फिर से रिपीट हो गया, भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को बृहद रूप में कहते हैं जीव मंडल या जैव मंडल। जीव मंडल का जैव मंडल दिखाई दे तो उसको आप अलग मत समझिएगा, एक ही बात है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र भाई पौंड है, तालाब है, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट। और यह निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा में प्रवाहित होने वाला पारिस्थितिकी तंत्र है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो दिशा प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। और एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित करता है तो देखो, मत्स्य टंकी द्वारा, कृषि भूमि द्वारा और चिड़ियाघर द्वारा। तो दोस्तों अगर आप देखें तो जो कह रहा है कि एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है तो मत्स्य पालन टंकी जो होती है यह भी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृषि भूमि जो होती है वह भी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। और चिड़ियाघर जो है वह भी पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो कृत्रिम है। जल जीवशाला, ये जल जीवशाला जो है यह भी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो दोस्तों इनमें से जो सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं। और अगला प्रश्न है कि विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है वही तो एक्यूमेन कहलाता है। या तो प्रश्न ऐसे आएगा अनुपयुक्त है, या प्रश्न आएगा कि मानव अधिवास के लिए जो है उपयुक्त नहीं है। घास भूमि किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल की जाती है? तो स्थलीय में। और अगला प्रश्न है आपका कि समुद्री परितंत्र के जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक कहाँ होता है? तो फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो है ये उत्पादक होते हैं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में। और हैदराबाद में हुसैन सागर झील को घेर लिया किसने? जलकुंभी ने। और दोस्तों ये जो अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है तो वह कृत्रिम परितंत्र होता है। अंतरिक्ष यान में जो परितंत्र बनता है वह कृत्रिम होता है। तो इस तरह से जो है हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जो 300 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है। इसमें क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं तो उनको आप ये समझिए कि वो 2 से 3 बार इसलिए आए हैं कि वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होते हैं। आपकी नज़रों के साथ में जब वो आएंगे तो आपको याद अच्छे से हो जाते हैं, बस इसीलिए रिपीट किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? तो भाई देखो, गेहूँ का खेत बोया गया है, कृत्रिम है। आम का बाग भी लगाया गया है, कृत्रिम है। एक्वेरियम भी लाया गया है, बनाया गया है शीशे से, वह भी कृत्रिम है। तो घास का जो स्थल है वह हमारा क्या है? प्राकृतिक जो है परितंत्र है। परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है दोस्तों ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र। दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में भी हमने 100 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट MCQ फॉर्म में किए हैं। और इसमें जो है पिछले 2 वीडियो यदि आपने नहीं देखें, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप उनको भी आप ज़रूर देख लीजिए। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वह भी इसी तरह से लगभग 100 प्रश्न उसमें भी संकलित रहेंगे। और एनवायरनमेंट का बिल्कुल निचोड़ कर देंगे दोस्तों। एनवायरनमेंट यदि आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं परीक्षा में तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी और भी पार्ट आएंगे, ये तो बहुत ही आसान वाले क्वेश्चन थे। अब थोड़े से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने पहले नहीं देखे हैं, तो उन वीडियोज़ का आप इंतजार कीजिए। और वो वही प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, क्योंकि जब बेस मजबूत होगा तो दोस्तों तभी मकान भी मजबूत होगा। इसलिए आप सभी वीडियोज़ को अच्छे से देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए पर्यावरण अध्ययन की में, और वहाँ पे आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगे। और साथ में दोस्तों अन्य जो वीडियोज़ पड़ी हुई हैं चैनल पे, वेरी इंपॉर्टेंट, इतिहास की हो, चाहे भूगोल की हो, चाहे कंप्यूटर की हो, और चाहे जो है पॉलिटी की हो, बड़ी बड़ी मैराथन जो वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं उनको आप देखिए। आपका रिवीजन के लिए वो बहुत ज़बरदस्त जो वीडियोज़ हैं। और साथ में यदि आपने अभी तक इन सब्जेक्ट्स को नहीं भी पढ़ा है तो भी यदि आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार यदि वीडियो को देख लेते तो आपका पूरा, चाहे आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है,
पूरा चैप्टर ही, पूरा जो सब्जेक्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाई गई हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ में जो नए भाई बहन चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपके माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। राष्ट्र हित में शिक्षा।